जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हमने स्टार्ट किया था टेक्स्ट में, और इसमें हमने डिस्कस किया कि कैपिटल गेन्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने कैपिटल एसेट को डिस्कस किया, फिर हमने डिस्पोजल को डिस्कस किया, और फिर हमने कॉस्ट को डिस्कस किया। ठीक है, फिर हमने गेन को डिस्कस किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम इंशाल्लाह जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है, टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। ठीक है, तो कैपिटल एसेट की डिफिनीशन अगर आपसे पूछी जाए तो डिफिनीशन तो मैंने आपको बता दिया कि डिफिनीशन में जो ऑर्डिनेंस ने कैपिटल एसेट्स को डिफाइन किया है तो उसमें ये लिखा है कि ये और ये एसेट कैपिटल एसेट के डिफिनीशन में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, अब कैपिटल एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स शामिल होंगे वो हम पढ़ लेते हैं। कैपिटल एसेट्स, ठीक है। अच्छा, कैपिटल एसेट्स को मैं 2 क्लासेस में क्लासिफाई करता हूं। एक को हम कह लेते हैं क्लास ए, और सेकंड को हम कह देते हैं क्लास बी। ठीक है, क्लास ए में फर्दर 2 सेक्शंस है। मैं फर्स्ट टाइम जब से हमने टेक्स्ट स्टार्ट किया है, मैं फर्स्ट टाइम सेक्शंस बाय सेक्शन आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि ये सेक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे। कैपिटल गेन्स के लिए ये सेक्शंस याद करने पड़ेंगे। इसमें एक आता है सेक्शन 37 क्लास ए में, और क्लास ए में सेकंड सेक्शन आता है सेक्शन 38। ठीक है, इसी तरह क्लास बी में आता है सेक्शन 37A, और एक इसमें आएगा जब कभी डिस्पोजल हो ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये तो हमने कैपिटल एसेट्स अभी लिखे नहीं है, ये कैपिटल एसेट्स फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूं। कैपिटल एसेट्स अगर पढ़े हो तो नो कैपिटल गेन, नो कैपिटल लॉस। जब ये कैपिटल एसेट क्या होंगे, इसकी डिस्पोजल होगी, डिस्पोज्ड ऑफ होंगे, तो फिर आपके पास कैपिटल गेन आएगा या फिर कैपिटल लॉस आएगा। समझ में आ रही बात? अब सेक्शन 37 में लिस्ट गिवन है, ये लिस्ट आपने याद करनी है। इसमें कुछ मैं लिख देता हूं, जैसे लिखा है शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। ठीक हो गया। इसी तरह लिखा है शेयर्स इन एओपी जी। इसी तरह 3rd नंबर पे है स्टॉक एक्सचेंज मेंबरशिप। ठीक है, और 4th नंबर पे है शेयर्स ऑफ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, शेयर्स ऑफ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, ये लिस्ट नोट्स में गिवन है, आपने ये लिस्ट याद करनी है। ठीक हो गया। इसी तरह लिखा है सेक्शन 38 में, सेक्शन 38 अगर आपको याद हो तो पर्सनल एसेट्स में मैंने एक्सेप्शन लिखवाया था सेक्शन 38, ये पर्सनल एसेट्स है। लॉ कहता है पर्सनल एसेट्स कैपिटल एसेट की डिफिनीशन में शामिल नहीं है, स्पेसिफिकली ये बात लिखी है, लेकिन साथ में ये भी लिखा है एक्सेप्ट सेक्शन 38। ये भी पर्सनल एसेट है, लेकिन लॉ कहता है कि ये कैपिटल एसेट के डिफिनीशन में शामिल होंगे। ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी। लॉ ने इसको कैपिटल एसेट में क्या किया है, शामिल किया हुआ है। ठीक है, जैसे इस लिस्ट में आती है ज्वेलरी, ठीक है, इसमें आती है पेंटिंग्स, इसमें आती है कॉइन्स, एंटीक्स वगैरह। ये लिस्ट पूरी आपने याद करनी है। ठीक हो गया। इस लिस्ट के अलावा जो सेक्शन 38 में है, इसके अलावा जितने भी पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है वो कैपिटल एसेट के डिफिनीशन में शामिल नहीं है। इसी तरह सेक्शन 37A में उन्होंने शामिल किया है शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स। ठीक है, इसी तरह मुदारबा सर्टिफिकेट्स, ठीक है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स एटसेट्रा।
ठीक हो गया। और इधर तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ हमने मेंशन किया है डिस्पोजल। अच्छा, अब ये कैपिटल एसिड से क्लास ए और क्लास बी पे आपने फोकस नहीं करना, पहले बेस बनाए। ये कैपिटल एसिड से ये अब्दुर्रहमान के पास पड़े हैं, ये सारे एसिड्स जितने मैंने लिख लिए सब है। इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है अब्दुर्रहमान की, ये शेयर्स भी है, ज्वेलरी पेंटिंग्स ये भी है, ये शेयर्स भी है। समझ में आ रही बात? सब कुछ है। तो क्या कैपिटल गेन या लॉस आएगा? मैं बार बार कह रहा हूं नो। इसलिए इसके साथ डिस्पोजल के इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ दो कॉन्सेप्ट्स आ गए। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी पर्सनल, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर पर्सनल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको हम रेंट आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जनरेट होगी। और अगर इसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम सेल आउट कर दें तो हमारे पास जनरेट होगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। समझ में आ रही बात? एक ही प्रॉपर्टी, अब्दुर्रहमान का घर है, अगर रेंट आउट करे तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो रेंट आ रहा है, लेकिन अब्दुर्रहमान अपना घर सेल आउट करे तो फिर सेल आउट करने पे जो गेन या लॉस आएगा तो वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में ट्रीट होगा। क्लियर? क्लियर हो गया? अच्छा, ये सारे एसिड्स पड़े हैं, तब तक कोई कैपिटल एसिड जनरेट नहीं होगा जब तक डिस्पोजल ना हो। अब आगे चलते हैं। क्लास ए और क्लास बी, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की क्लासिफिकेशन नहीं है, ये मेरी अपनी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो एहतियात से ये वर्ड आपने कभी पेपर में यूज नहीं करना। ये क्लासिफिकेशन क्लास का वर्ड आपने पेपर में यूज नहीं करना। ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने क्लासिफिकेशन की है। आपने इस तरह से समझना है, लेकिन जब कभी पेपर में लिखना हो तो फिर क्लास का वर्ड यूज नहीं करना। क्लास ए या क्लास बी का वर्ड आपने यूज नहीं करना, क्योंकि इस तरह का कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई वर्ड, कोई क्लास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नहीं है। ये मैं क्यों इसको करता हूं क्लासेस में? क्लास ए के लिए, ताकि बच्चों को, स्टूडेंट्स को आसान रहे। ये नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर में फॉल करता है। नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर जो अभी तक हमने पढ़ी है, इनकम फ्रॉम सैलरी, ये नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर। और क्लास बी, ये जो क्लास बी है, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में टैक्सेबल होगी। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम से आप बिल्कुल जान पहचान है आपकी। जैसे हमने गोल्डन हैंडशेक पढ़ा था, जैसे हमने क्या पढ़ा था? गोल्डन हैंडशेक पढ़ा था। और जैसे हमने अभी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ ली, इसकी टैक्सेशन कैसे करोगे? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। मैंने कहा था जब भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का वर्ड यूज हो जाए तो इसका मतलब यह है कि इसके क्या है? सेपरेट टैक्स रेट्स। तो क्लास बी में कौन कौन से हैं? क्लास बी में है सेक्शन 37A। अगर सेक्शन 37A की कभी डिस्पोजल होगी और गेन आएगा तो उसको सैलरीड और नॉन सैलरीड रेट्स में नहीं देखोगे। चीजों को कॉम्प्लेक्स ना करो, आसानी से समझ लो। उनको आप सैलरीड और नॉन सैलरीड टैक्स रेट्स पे टैक्सेबल नहीं करोगे, उसके सेपरेट टैक्स रेट्स है, आपके नोट्स में गिवन है। उसके मुताबिक जो गेन आएगा उस पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे और नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी के साथ ऐड करोगे, जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का। और इसी तरह अगर आप डिस्पोज ऑफ करते हो पर्सनल इमूवेबल प्रॉपर्टी तो इसके टैक्सेशन के भी सेपरेट टैक्स रेट्स है। इसके टैक्स रेट्स के मुताबिक इसके गेन पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे और उसी तरह टैक्स लायबिलिटी में ऐड करेंगे। अगर आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की टैक्सेशन समझ आ गई है तो इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। रह गया क्लास ए। क्लास ए में सेक्शन 37 है और सेक्शन 38। इसका टैक्स लायबिलिटी आप सैलरीड और नॉन सैलरीड वाले रेट्स में कैलकुलेट करो। सैलरीड और नॉन सैलरीड जो रेट्स है, जिस तरह हम इनकम फ्रॉम सैलरी करते थे, इनका गेन उसके मुताबिक टैक्स होगा। ये तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझिए। क्लियर जी? अब हम डिस्कस करते हैं कि क्लास ए की टैक्सेशन कैसे करेंगे। इसके लिए कुछ और रूल्स है, वो आपको समझ आनी चाहिए। पहले हम क्लास ए की, जो कैपिटल एसेट का क्लास ए है, तो उसकी टैक्सेशन कैसे करेंगे।
क्लास ए की बात कर रहे हैं। क्लास ए में कौन कौन से सेक्शन थे? सेक्शन 37 एंड 38। ठीक हो गया जी। फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये बात जहन में बैठ जाए। जब इन एसिड्स की डिस्पोजल होगी तो क्या आएगा? कैपिटल गेन भी आ सकता है, कैपिटल लॉस भी आ सकता है। ठीक हो गया? कैसे? जब कैपिटल गेन या लॉस कैलकुलेट करोगे उसका फार्मूला क्या था? वो तो हमने पढ़ा था, गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर लेस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। इस फार्मूले के मुताबिक गेन या उस गेन या लॉस को के साथ आप क्या करोगे? तो उसके लिए कुछ रूल्स है। पहला रूल, जब भी आप सेक्शन 37 या 38 का कोई एसिड डिस्पोज्ड ऑफ करोगे तो सबसे पहले आप देखोगे होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 2 गिवन है। अगर होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या है कि आपको अगर क्वेश्चन में बता दे कि अब्दुर्रहमान ने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स थे सेक्शन 37, ठीक हो गया, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स थे, अब्दुर्रहमान ने वो डिस्पोज्ड ऑफ कर दिए, तो आप तो ठीक है सिंपल फार्मूला लगा दो, गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर लेस टोटल कॉस्ट। उसके बाद आपने थोड़ा सा सोचना है। क्या सोचना है? आपने ये देखना है कि अब्दुर्रहमान के डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ डिस्पोजल तक कितना टाइम गुजरा है। तो 2 टाइम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कहा है कि ये टाइम अगर अप टू 1 ईयर हो, मतलब 1 साल या 1 साल से कम, और एक हो सकता है मोर देन 1 ईयर। इन 2 कैटेगरीज में या तो आपने देखना है, मैं इसको कंफर्म कर लेता हूं कि इक्वल टू, हाँ, आफ्टर 1 ईयर। ठीक हो गया? तो अगर होल्डिंग पीरियड अब्दुर्रहमान ने जो काम प्राइवेट कंपनी के शेयर्स डिस्पोज्ड ऑफ किए हैं, आपने देखना है कि अब्दुर्रहमान ने ये शेयर्स कब परचेज किए थे और कब डिस्पोज्ड ऑफ कर रहा है। टाइम ड्यूरेशन, अगर टाइम ड्यूरेशन अप टू 1 ईयर हो तो जितना गेन आए वो टोटली टैक्सेबल हो। आसान है, पता चल जाएगा। रूल समझिएगा, रूल याद कर लीजिएगा, वो क्या होगा? टोटली टैक्सेबल। और अगर अब्दुर्रहमान के पास इन एसेट्स ने, कैपिटल एसेट ने टाइम ज्यादा गुजारा हो, मैं सेक्शन 37 और 38 दोनों की बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने एग्जांपल प्राइवेट कंपनी का दिया है। ये ज्वेलरी भी हो, सेक्शन 38 का आइटम हो, फिर भी यही रूल होगा। दोनों के लिए सेम यही रूल है। समझ में आ रही बात? और अगर मोर देन 1 ईयर हो होल्डिंग पीरियड तो फिर गेन का 75% टैक्सेबल होगा। गेन का कितना परसेंट टैक्सेबल होगा? 75%। मतलब 25% गेन पे फिर टैक्स नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ रही बात जी? ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है जी। होल्डिंग पीरियड, नो कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड के बारे में नहीं सोचना। किस केस में? किस केस में? इन केस ऑफ लॉस। जब गेन आ जाए तो होल्डिंग पीरियड देखना है। अगर लॉस आ गया कभी, मतलब सेल प्राइस कम हो और कॉस्ट ज्यादा हो, लॉस आ गया, आपके पास कैपिटल गेन की जगह कैपिटल लॉस आ गया, फिर आपने होल्डिंग पीरियड के कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करना। होल्डिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ किस केस में अप्लाई होगा? गेन के केस में। क्लियर? और थर्ड, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 38। मतलब ये होल्डिंग पीरियड इन केस ऑफ लॉस, लॉस सिर्फ और सिर्फ किस में आ सकता है? ओनली इन सेक्शन 37 ओनली। अगर 38 के केस में लॉस आ जाए तो आपका क्वेश्चन द एंड हो गया, खत्म, कहानी खत्म। सेक्शन 38 में कभी भी लॉस नहीं आ सकता, आ सकता है लेकिन नो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 38। हाँ, 37 का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो हम इंशाल्लाह देख लेंगे। लेकिन अगर 38 का आइटम हो, लिस्ट आपके पास गिवन है, आपको कैसे पता चलेगा? 37 38 आपको बाय नेम वो एसेट देगा तो आपको पता चल जाएगा ये कौन से सेक्शन का आइटम है।
अगर अंडर सेक्शन 38 का आइटम हो, ज्वेलरी हो, पेंटिंग्स हो, कॉइन्स हो, मेडालियंस हो, ठीक है, एंटीक्स हो, और उसमें कभी लॉस आ जाए तो आपका क्वेश्चन खत्म, क्योंकि 38 में लॉस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सेक्शन 38। क्लियर जी। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन एग्जाम टिप्स जो मैंने लिखे हैं लाजमी, वो एग्जाम टिप्स मैंने खुद से एज्यूम करके नहीं लिखे, वो पास पेपर्स में आपके ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में वो रूल्स एक्सप्लेन नहीं किए गए, तो उन रूल्स को हम अब रूल तो नहीं बना सकते क्योंकि ऑर्डिनेंस साइलेंट है, तो हम उसको नोट्स में नहीं लिख सकते। वो चीजें मैंने आपके एग्जाम टिप में शामिल की है। एग्जाम टिप जो है इसका मतलब ये है, ये बात आपके एग्जाम में काम आएगी, ठीक है। तो याद करने की जरूरत नहीं है कि आप रट्टा लगा लें, लेकिन समझने की बहुत जरूरत है कि वो एग्जाम टिप आपको समझ में आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया। अब इसके ऊपर सेक्शन 37 और 38 का हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि नॉर्मली कैसे टैक्स करते हैं और गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, आगे आ जाए। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास बुक है तो इसमें तो अलग पेज नंबर होगा, नोट्स में क्या पेज नंबर है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 है मिस्टर आलू वाला, ठीक है। रिक्वायरमेंट पढ़े तो लिखा होगा कैलकुलेट हिज टैक्स लायबिलिटी। ठीक हो गया। रिक्वायरमेंट क्या है कि मिस्टर आलू का आपने क्या कैलकुलेट करना है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। समझ में आ रही बात। अच्छा, कैपिटल गेन्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ टिप्स बता रहा हूं, रूल्स किसके लिए, टू सॉल्व कैपिटल गेन्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जब भी कैपिटल गेन्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन होना तो आपके कुछ रूल्स बता रहा हूं, कुछ रूल्स का है या स्टेप का है। रूल नंबर 1 या स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप करोगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैपिटल एसेट। आपने डिसाइड करना है सबसे पहले ठीक है कि कैपिटल एसेट है या नहीं है। कैपिटल एसेट के दो तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, एक वो चीजें जो एक्सक्लूड है, एक वो चीजें जो इंक्लूडेड है। समझ में आ रही बात। तो इंक्लूडेड वाला लिस्ट भी याद करें। डिफिनीशन अगर आपसे पूछे डिफाइन कैपिटल एसेट, तो आपने जो पहले लेक्चर में डिफिनीशन पढ़ी थी कि डज नॉट इंक्लूड, वो वाला लिखना है। न्यूमेरिकल के लिए आपको दोनों डिफिनीशंस याद होने चाहिए, डिफिनीशन, दोनों चीजें, लिस्ट भी याद होनी चाहिए और डिफिनीशन भी याद होनी चाहिए। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कैपिटल एसेट है, अगर है तो स्टेप 2 पे जाओगे, अगर नहीं है तो आपके पास नो कैपिटल गेन और लॉस। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इफ यस तो यस के लिए कहां पे जाना पड़ेगा, स्टेप 2, और इफ नो कैपिटल एसेट नहीं है तो आपका क्वेश्चन खत्म, फिर नो कैपिटल गेन या लॉस। क्लियर जी। सेकंड, स्टेप 2 में क्या करना है। स्टेप 2 में आपको लगा कि ये कैपिटल एसेट है, आंसर है यस, तो स्टेप 2 में आ गए। अब स्टेप 2 में आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है सेक्शन। ठीक है, आपने सेक्शन देखना है कि ये सेक्शन 37 का आइटम है, 38 का आइटम है। अगर सेक्शन 37 या 38 का आइटम हो तो फिर तो नॉर्मल हेड, या फिर ये फिर 37A का आइटम है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अगर ये है तो नॉर्मल, अगर ये है तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ये क्लास ए है और क्लास बी। स्टेप 3, आपने देखना है कि डिस्पोजल है, डिस्पोजल है या फिर नहीं है। अगर है तो स्टेप 4, और स्टेप 4 में आपने
क्या करना है, गेन या लॉस। फार्मूला क्या है, सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर दिस टोटल कॉस्ट। ठीक हो गया। और स्टेप 5 में आपने देखना है होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड क्लास ए और क्लास बी दोनों में आता है। क्लास ए तो हमने पढ़ लिया, क्लास बी का भी हमने रूल्स नहीं पढ़े, वो हम पढ़ेंगे। तो उसमें भी क्लास ए में सेक्शन 37 और 38 में होल्डिंग पीरियड कितना है, 1 ईयर। क्लियर। अगर कोई बच्चा इन स्टेप्स के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करेगा, ठीक है, इन स्टेप्स के थ्रू, तो वो जहां से भी कैपिटल गेन्स का क्वेश्चन उठाए इंशाल्लाह आप आंसर कर पाए। क्लियर। अगर स्टेप वाइज नहीं जाओगे तो आपसे क्वेश्चन तो मे भी आपसे सॉल्व हो जाए, लेकिन करेक्ट आंसर लेके आना मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं। स्टेप्स माइंड में रखें जी। Mr. Alu disposed of the following asset during the tax year 2012। ठीक है, टैक्स ईयर हमारा क्या है, 2012। तो आपका टैक्स ईयर रिक्वायरमेंट में भी 2012 ही है कि कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 2012। ठीक हो गया। एसेट्स की लिस्ट गिवन है, सेकंड कॉलम में गिवन है डेट ऑफ परचेज, थर्ड कॉलम में गिवन है डेट ऑफ सेल डिस्पोजल, कॉस्ट भी गिवन है, सेल प्राइस भी गिवन है। हम देख लेते हैं। पहला एसेट है शेयर्स ऑफ ए बी प्राइवेट कंपनी। पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट है तो आंसर है यस। अब क्या करना है, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 37 लिख ले ऊपर। ठीक है, अब देखें थर्ड स्टेप, डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल डिस्पोजल है तो आपके पास कैपिटल गेन या लॉस आएगा। और फोर्थ स्टेप में हम गेन या लॉस, इसमें कॉस्ट है 40,000, सेल प्राइस है 70,000, तो 30,000 का गेन आ रहा है। तो आपने आगे क्या देखना है, आगे आपने क्या देखना है, होल्डिंग पीरियड। अच्छा, सबसे पहले आप ये वाला काम करें, वर्किंग शुरू करें और वर्किंग में आप कैलकुलेट करें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ठीक है, और साथ में लिख ले सेक्शन 37 और 38, क्योंकि दोनों का सेम रूल है तो हम दोनों का गेन या लॉस भी इकट्ठे कैलकुलेट कर लें। ठीक हो गया। शेयर्स, अच्छा इसमें फिर फर्दर आपने दो कैटेगरीज बनानी है। एक, होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू आर लेस देन 1 ईयर। ठीक है, क्वेश्चन आसान, कंफ्यूज नहीं होगे। और सेकंड कैटेगरी बना ले, होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 1 ईयर, तो आपकी जिंदगी आसान रहेगी। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं शेयर्स ऑफ ए बी प्राइवेट कंपनी, कैपिटल एसेट भी है, डिस्पोजल भी है, कॉस्ट और सेल। डेट ऑफ परचेज देखे 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008, और डेट ऑफ सेल देखे 31 मई 2012। तो एक साल से ज्यादा है, तो एक साल से ज्यादा है तो हम यहां पे लिख लेंगे मोर देन 1 ईयर। यहां पे लिख लो कौन से कंपनी के शेयर है, ए बी प्राइवेट कंपनी जी। सेल प्राइस क्या है 70,000 और कॉस्ट क्या थी 40,000, तो गेन आया कितना 30,000। ठीक हो गया जी। सेकंड है शेयर्स ऑफ डीई प्राइवेट कंपनी, वही स्टेप, कैपिटल एसेट है, बिल्कुल है, सेक्शन कौन सा है, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स है, ये भी 37 है, यहाँ पे इसी वर्किंग में आएगा। डेट ऑफ सेल देके, डेट ऑफ परचेज देके, लेकिन सेल प्रोसीड्स है 5,000 और कॉस्ट है 20,000। इसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे, लॉस आ रहा है, सेल प्राइस कम है, कॉस्ट ज्यादा, इसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट हम आखिर में करेंगे। तो इसको अभी आप रहने दें, कोई ऐसा मार्क लगाए कि आपको बाद में पता चल जाए कि इसकी ट्रीटमेंट मैंने करनी है। थर्ड पे आ जाए, पहले सिर्फ हम गेन वाले निकालते हैं, लॉस वाले पे बाद में जाते हैं। शेयर्स ऑफ डी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, ये भी कैपिटल एसेट है,
डेट ऑफ सेल भी है, डेट ऑफ परचेज भी है, सेक्शन 37A है, सॉरी सेक्शन 37 है ये वाला सेक्शन, ठीक है। तो आप देखें इसमें सेल प्रोसीड्स है 20,000 और कॉस्ट है 30,000, इसमें भी लॉस आ रहा है, इसके सामने लिख ले लॉस लॉस, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट कर दी है, लेकिन आखिर में अगला है शेयर्स ऑफ इन पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, ये भी सेक्शन 37 है, ठीक है। इसमें देखें आप 2 लाख की सेल प्रोसीड्स है, 60,000 कॉस्ट है, तो इसमें गेन आ रहा है, ठीक है। तो होल्डिंग पीरियड देखें, इन पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी की डेट ऑफ परचेस है 1 मार्च 2011 और डेट ऑफ सेल है 26/5/2012, लेस देन 1 ईयर, तो ये इधर पे आ जाएगी। कौन सी कंपनी थी? इन प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, ठीक है। सेल प्राइस क्या थी? 2 लाख और कॉस्ट क्या थी? 60,000, तो गेन कितना आया? 140,000, ठीक हो गया। इसी तरह अगला है ज्वेलरी ऑफ हिज वाइफ, ज्वेलरी कैपिटल एसेट है, सेक्शन कौन सा है? 38, ठीक हो गया। देखे 80,000 सेल प्रोसीड्स है और कॉस्ट है 10,000, ठीक हो गया। लेकिन होल्डिंग पीरियड देखे, डेट ऑफ परचेज है 13 जुलाई 2007 और डेट ऑफ सेल है 15 अगस्त 2011। अच्छा, एक और चीज माइंड में रख लीजिएगा कि डेट ऑफ सेल हमारे टैक्स ईयर में होना चाहिए। अगर हमारे टैक्स ईयर में ना हो तो हम जो टैक्स ईयर रिक्वायरमेंट है उसी टैक्स ईयर में हो तब हम, अगर किसी और ईयर में हो तो फिर नहीं। तो ये सारे इधर तो सारे टैक्स ईयर 2012 में फॉल कर रहे हैं, लेकिन ये आपने माइंड में रखना है, जो डेट ऑफ सेल आपने गौर करना है कि मेरे टैक्स ईयर 2012 में फॉल कर रहे हैं। होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर है तो इस कैटेगरी में आ जाएगी ज्वेलरी। जी, सेल प्रोसीड्स क्या है ज्वेलरी के? 80,000 और कॉस्ट क्या थी? 10,000, ठीक हो गया। तो गेन कितना आया? 70,000, ठीक है जी। इसके बाद है पेंटिंग्स, पेंटिंग्स भी कैपिटल एसेट है, सेक्शन कौन सा है? 38 जी। 20,000 सेल प्रोसीड्स है और 90,000 कॉस्ट है। अभी लेक्चर में क्या बताया? अगर सेक्शन 38 के आइटम में लॉस आ जाए तो नो टैक्स ट्रीटमेंट, इसके सामने लिख ले इन ए नॉट अलाउड या नो टैक्स ट्रीटमेंट, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी, ना बाद में ना अब, जब लॉस आ जाए ये खत्म। सेक्शन 38 एग्जेम्प्ट एसेट 1, एग्जेम्प्ट एसेट 2, उसने खुद बता दिया कि ये टैक्स एग्जेम्प्ट है। जब इस तरह के एग्जेम्प्ट एसेट बता दे, अगर आपको आगे लगे कुछ लिखा भी हो शेयर्स वगैरह, तो आपने उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी एग्जेम्प्ट एसेट की। कॉइन, कॉइन भी सेक्शन 38 है। आप देखें 6 लाख सेल प्रोसीड्स है और 2 लाख कॉस्ट है, बिल्कुल गेन आ रहा है। लेकिन होल्डिंग पीरियड देखें, होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर है, तो कॉइन भी इधर आ जाएगा। सेल प्रोसीड्स है 6 लाख और कॉस्ट है 2 लाख, गेन कितना है? 4 लाख, ठीक हो गया जी। जो 4 लाख कार ऑप्शन, कार ऑप्शन डिफिनीशन याद करें, मूवेबल प्रॉपर्टी, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट सेक्शन 38 का लिस्ट देके उसमें कहीं पे पर्सनल कार नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये कैपिटल ए सिटी नहीं है। जब कैपिटल ए सिटी नहीं है तो नो कैपिटल गेन, नो कैपिटल लॉस। और होम फर्नीचर, होम फर्नीचर भी मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये भी सेक्शन 38 में फॉल नहीं कर रहा। तो इसको हम टोटल कर लेते हैं, सबको टोटल करें जी। ये आ जाएगा आपके पास 5,15,000। अच्छा, एक और एक स्टेप आगे, नया कॉन्सेप्ट। अगर सेक्शन 37 या 38 के एक आइटम में गेन आ रहा हो, जैसे हमने ये पढ़ा, और कुछ आइटम्स में लॉस आ रहा हो, तो वो लॉस इस गेन में एडजस्ट हो सकता है। तो आप उसको एडजस्ट करें। जो 2 कंपनीज के लॉस थे, कौन कौन से कहते? डीई प्राइवेट कंपनी कहते, डीई प्राइवेट कंपनी। अच्छा, लॉस के केस में मैंने कहा था होल्डिंग पीरियड नहीं देखना। डीई प्राइवेट कंपनी कितना लॉस आ रहा था? उसका लॉस आ रहा है 15,000। उसका कितना लॉस आ रहा है? 15,000। और दूसरी कौन सी कंपनी थी? डी अनलिस्टेड। डी अनलिस्टेड का लॉस कितना आ रहा था? 10,000। तो टोटल लॉस कितना आ रहा है? 25,000। अच्छा, इधर सिर्फ और सिर्फ लॉस एडजस्ट होगा, याद रखिएगा, सिर्फ 37 और 38 का,
समझ में आ रही बात ना? 38 का तो लॉस हो ही नहीं सकता, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ किसका? 37 का। क्लियर? तो गेन आ गया ये आपके पास 490,000। नहीं, गलत हो गया। एक मिनट में देखता हूं ये नजर भी आ रहा है आपको।